तो नमस्कारम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, हेलो मेरे प्रिय छात्रों, मित्रों, साथियों, एवं समझ सम्मानित देशवासियों। स्वागत है आप सभी का आप ही के YouTube चैनल एस फिजिक्स में। वेलकम टू एस फिजिक्स। तो चलिए बिना विलंब करते हैं प्रारंभ। मित्रों, हम लोग बात कर रहे थे चैप्टर 13 यानी न्यूक्लियस यानी नाभिक की। और इसके बारे में हमने बात की थी कि नाभिक क्या होता है या न्यूक्लियस क्या होता है। सेंटर ऑफ द एटम वेयर ऑल द पॉजिटिव चार्जेस एंड ऑलमोस्ट ऑल द मास ऑफ द एटम इज कंसंट्रेटेड। ठीक है, ऑलमोस्ट मास, ठीक है, ये कंसंट्रेटेड होता है, उसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। ये रहा न्यूक्लियस, ये रहा इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन, ये सिंपल हाइड्रोजन एटम हम देख सकते हैं। इसके अलावा मास ऑफ द एटम वो क्या होता है, मास ऑफ द न्यूक्लियस होता है और मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन होता है। चूंकि इलेक्ट्रॉन का मास बहुत कम होता है, इसलिए हम न्यूक्लियस के मास को ही जो है वो एटम का मास कंसीडर करते हैं। रेडियस की बात की थी, रेडियस होती है एटम की वो 10⁻⁻10 मीटर में के ऑर्डर में, और न्यूक्लियस की होती है 10⁻14 मीटर के ऑर्डर में। और इनका रेशियो लेते हैं तो ये 10⁻4 आता है। इसी तरह इनका वॉल्यूम का रेशियो लेंगे न्यूक्लियस और एटम का, तो यहाँ पे ये 10⁻12 आएगा। ठीक है, यानी कि जो एटम का वॉल्यूम होता है वो 10⁻12 यानी कि ट्रिलियन टाइम्स, ट्रिलियन 10⁻12 होता है, 12 ट्रिलियन टाइम्स वो ज्यादा होता है, अधिक होता है न्यूक्लियस के वॉल्यूम से। इसके बाद हमने एटॉमिक मास यूनिट की बात की थी। एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है कि जो एटम का मास है उसको मेजर करने के लिए यूज किया जाता है। ये हमने बात की थी 1 एटॉमिक मास यूनिट या 1 एमयू की वैल्यू 1.66 इंटू 10⁻27 किलोग्राम आती है। ये आप जो है इस लेक्चर में देख सकते हैं। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन की। सबसे पहले डिस्कवरी किसने की थी? आप जानते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी किसने की थी? रदरफोर्ड ने, अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी का श्रेय भी उन्हीं को जाता है, यानी अर्नेस्ट रदरफोर्ड। ठीक है, तो यहाँ से हम देखते हैं कि उन्होंने कैसे ये एक्सपेरिमेंट किए, कैसे परफॉर्म किया। तो इसमें एक घटना आती है रेडियो एक्टिविटी की। रेडियो एक्टिविटी ये 1896 में हेनरी बैक्वेल के द्वारा खोजी गई घटना, आगे हम इसको पढ़ेंगे। तो रेडियो एक्टिविटी में क्या होता है कि कुछ सब्सटेंस जिनके एटॉमिक नंबर 82 से ज्यादा हैं, उनमें से जैसे यूरेनियम हो गया, प्लूटोनियम हो गया, ठीक है, और भी बहुत सारे एलिमेंट होते हैं, थोरियम हो गया। तो इनको अगर रख दिया जाए, इनको हैवी न्यूक्लियस कहा जाता है, इनको वैसे ही रहने दिया जाए बिना किसी एक्सटर्नल कंडीशन को चेंज किए, या एक्सटर्नल कंडीशन चेंज भी कर देंगे तो भी इन पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो क्या होता है कि इनसे स्वतः ही कुछ चार्ज पार्टिकल्स, ठीक है, आपने नाम सुना होगा कुछ चार्ज पार्टिकल्स, आगे हम बात करेंगे ये क्या होते हैं, अल्फा और बीटा कहा जाता है। ये चार्ज पार्टिकल्स क्या होते हैं? अल्फा और बीटा। एंड रेडिएशन जिसे हम गामा रेडिएशन कहते हैं, ये हम पढ़ चुके हैं। तो अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन इनसे इमिट होता है। इसे हम कहते हैं नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। अगर किसी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस से स्वतः ही अपने आप ही जो है अल्फा बीटा पार्टिकल्स साथ ही गामा रेडिएशन निकलने लगे तो उसे हम जो है क्या कहते हैं? नेचुरल रेडियो एक्टिविटी। लेकिन इसके बाद इसको और स्टडी करने के बाद 1919 में रदरफोर्ड ने और उनके साथियों ने बम्बार्डमेंट ऑफ अल्फा पार्टिकल्स ऑन लाइट एलिमेंट। ठीक है, क्या है? लाइट एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन पर उन्होंने क्या किया? अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट की, बमबारी की। और अल्फा पार्टिकल तो आप जानते ही हैं रदरफोर्ड का कितना लगाव था। तो वहां पे उन्होंने क्या देखा कि कुछ नए पार्टिकल का जन्म हुआ जिसे हमने प्रोटॉन कहा, और इसके लिए एक रिएक्शन भी प्रस्तुत की गई। ये देखिए आगे हम बात करेंगे ये सब, इनमें जो नंबर्स हैं इनका क्या मतलब है। मान लीजिए नाइट्रोजन है और ये 7 इसका जो है इसे कहते हैं एटॉमिक नंबर, और ये 14 इसका जो है मास नंबर होता है। तो 7n14 यानी कि नाइट्रोजन का ये एक आइसोटोप है जिसकी एटॉमिक नंबर 14 है।
और ये हीलियम पार्टिकल है, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, 2He4 जिसका हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, और ये इसका 4 जो है इसका मास नंबर है। और जब ये दोनों इस पे नाइट्रोजन पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट होती है, तो आप जो है यहाँ पे देखते हैं कि मिलता है हमें ऑक्सीजन मिलता है। और ऑक्सीजन कौन सा, इसका एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का 8 होता है, और इसकी जो है मास नंबर वो 17 होती है। साथ ही साथ हमें एक और पार्टिकल मिलता है जिसे हम कहते हैं सिंपल हाइड्रोजन, और इसी सिंपल हाइड्रोजन को प्रोटॉन भी कहा गया, ठीक है। तो सिंपल हाइड्रोजन का एक्चुअली ये न्यूक्लियस होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं होता, ये न्यूक्लियस होता है। क्लियर है। अब आप देखेंगे कि ये रिएक्शन बैलेंस कैसे होती है, तो मैं आगे भी बात करेंगे, मैं आपको बताता चलूं। यहाँ पे देख लो जो एटॉमिक नंबर है उन दोनों को जोड़ लो, तो 7 + 2 ये 9 हो गया। यहाँ भी देख लो 8 + 1 9, ये बराबर होनी चाहिए। इसके अलावा ऊपर देख लो मास नंबर, ये 14 और 4 हो गया, यहाँ पे 17 1 4 हो गया, तो ये भी 18 है, ये भी 18 है। तो इधर जो है ये 9 हो गया और इधर 18, यानी दोनों तरफ जो है एटॉमिक नंबर और मास नंबर बराबर होने चाहिए। यही जो है न्यूक्लियर रिएक्शन का फॉर्मूला बैलेंस करने की कंडीशन होती है, ठीक है। तो ये रिएक्शन आप याद रखिएगा। इसे मैं बॉक्स में कर देता हूँ, एक मिनट, ये जो है एक मिनट, हाँ ये बॉक्स में होगा, ठीक है। तो डिस्कवरी या प्रोटॉन के केस में ये रिएक्शन आप जो है याद करिएगा, लर्न करिएगा। चलिए, तो फिर ऑन मेजरमेंट इट वाज फाउंड दैट द चार्ज एंड मास ऑफ द प्रोटॉन इज इक्वल टू द हाइड्रोजन न्यूक्लियस, ठीक है। ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस था ही, इसको मेजरमेंट किया गया, पता लगाया गया कि ये हाइड्रोजन न्यूक्लियस होता है। और हाइड्रोजन न्यूक्लियस में चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए जो न्यूक्लियस बचा वो उसी को हम प्रोटॉन कहा गया, ठीक है। अब आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन क्या होता है, देखिए अभी हमने बात की कि एक होता है रेडियो एक्टिव, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, लेकिन आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन में क्या करते हैं, किसी एक एलिमेंट को लिया, लाइट एलिमेंट जैसे नाइट्रोजन, उस पे अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट या इस तरह के और भी पार्टिकल जैसे बीटा पार्टिकल की बम्बार्डमेंट करके, और क्या करते हैं कि उससे नए एलिमेंट बनाते हैं। इसी को हम कहते हैं आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डिसइंटीग्रेशन। मैं पढ़ देता हूँ, द फेनोमेना, ये पेन भी, हाँ, द फेनोमेना ऑन द फेनोमेना which can stable nucleus is converted, the phenomena which an stable nucleus is converted into another nucleus by the bombardment of the high energy particles is called artificial nuclear disintegration. Later, proton was obtained from other nuclei of different elements. बाद में प्रोटॉन को अन्य एलिमेंट, मतलब ये जो नाइट्रोजन है इसकी जगह कोई और एलिमेंट लिया गया और फिर से प्रोटॉन को प्राप्त किया गया। तो डिफरेंट एलिमेंट पे डिफरेंट एनर्जी के पार्टिकल को जो है वो डालने पे हमें मिलता है, क्या कहते हैं, प्रोटॉन मिलता है, ठीक है। ये तो आप जान ही चुके हैं। तो चलिए फिर प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लेते हैं। उससे पहले यहाँ पे एक करेक्शन कर लेते हैं, ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की जगह ये पॉजिट्रॉन रहेगा, ठीक है, E+, तो मैं फिर से लिख देता हूँ E+, और यहाँ पे ये एंटी न्यूट्रिनो की जगह न्यूट्रिनो रहेगा, मतलब ये बाहर नहीं रहेगा, ठीक है। तो प्रोटॉन जो है जब डिके होता है तो वो एक न्यूट्रॉन में प्लस एक पॉजिट्रॉन में टूटता है, क्लियर है, क्योंकि चार्ज दोनों तरफ बराबर रहने चाहिए, और ये इसे कहते हैं न्यूट्रिनो। ओके, तो फंडामेंटल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं, और इसमें जो पहली प्रॉपर्टी है वह है कि प्रोटॉन इट इज फंडामेंटल एंड स्टेबल पार्टिकल इनसाइड न्यूक्लियस। प्रोटॉन क्या है, फंडामेंटल है, पार्टिकल है, और स्टेबल पार्टिकल है, ठीक है। स्टेबल पार्टिकल अगर आपसे पूछा जाए न्यूक्लियस में तो दो होते हैं, सॉरी एक ही होता है, वो होता है प्रोटॉन, और अगर फंडामेंटल पार्टिकल पूछा जाए तो होते हैं प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। अगर एटम की बात की जाए कि एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, तो एटम में फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, ठीक है। लेकिन स्टेबल जो होते हैं वो केवल प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ही स्टेबल पार्टिकल होते हैं।
सिंबल की बात कर लेते हैं, तो सिंबल में इसे P और इसे P प्लस, इसे 1H1, इस प्रोटॉन को इन सभी सिंबल से डिनोट किया जाता है। मास ऑफ द प्रोटॉन पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, ये 1.6726 इंटू 10⁻27 किलोग्राम या 1.007276 mu के बराबर होता है। और जो चार्ज होता है प्रोटॉन का वो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने प्रोटॉन की डिस्कवरी के बारे में बात कर ली, इसके अलावा प्रोटॉन की प्रॉपर्टीज के बारे में भी बात कर लिया। तो नेक्स्ट पे हम बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, वो होगा डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन और उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, आनंद से रहिए। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।